हेलो एंड वेलकम इन RS डायमंड CTT क्लासेस। तो आज EVS की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आगे आपको आपकी आगामी CTET की परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं इसे साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चलूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वर्ग में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या जेंडर समरूपता। तो जैसा कि प्रश्न से ही पता चल रहा है कि किसी कक्षा में अगर शिक्षक द्वारा लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो वह जेंडर पक्षपात का उदाहरण होता है, उसे जेंडर पक्षपात कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी जेंडर पक्षपात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि गोविंद लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्न में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन हैं: अवलोकन अनुसूची, पोर्टफोलियो, वृत्तांत रिकॉर्ड या रेटिंग स्केल। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि श्याम ने जब अपने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को यह बताया कि लॉकडाउन के दौरान मेरे पिता ने मुझे मेरे आसपास के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा, उनकी मदद करने के लिए कहा, तो श्याम का यह व्यवहार किस उपकरण के अंतर्गत आएगा? राइट आंसर विल बी वृत्तांत रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे श्याम शिक्षक से वृत्तांत के बारे में बात कर रहा है, अपनी वृत्तांत को बता रहा है, जो घटना पूर्व में घट चुकी है उसके बारे में वह बता रहा है। तो राइट आंसर विल बी वृत्तांत रिकॉर्ड। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया, कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ग्रेगर मेडल, रोनाल्ड रॉस, बोमोट या रोजालिंड फ्रैंकलिन। द राइट आंसर विल बी रोनाल्ड रॉस, क्योंकि रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने मलेरिया जैसी घातक बीमारी पर शोध किया और सबसे पहले यह बताया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और मलेरिया जो फैलता है वह मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। द राइट आंसर विल बी रोनाल्ड रॉस। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। घाना नेशनल पार्क कहाँ है? कोलकाता, राजस्थान, मुंबई या गुजरात? द राइट आंसर विल बी राजस्थान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक या फिर संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, EVS जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारी यह कोशिश होती है कि बच्चों को हम मौखिक या फिर किताबी ज्ञान न देकर उसे सीधे उन्हें पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाएं। उन्हें मौखिक ज्ञान या फिर किताबी ज्ञान देने से ज़्यादा प्रभावकारी उन्हें पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना होता है, उनमें उनकी सहभागिता जिसमें उनकी सुनिश्चित हो, जिसमें वो अपने हाथों से कुछ करके सीख पाएँ। द राइट आंसर विल बी संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम एक शिक्षक है, अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, या कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को, या फिर छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे? तो विलियम अगर
अपने पक्षी अवलोकन क्लब के लिए नेता बनाना चाहता है तो वह किस तरह के बच्चों को अपने क्लब के लिए नेता बनाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है और बच्चे इसमें स्वयं से निर्णय लेंगे, स्वयं से सोचेंगे समझेंगे और इसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ईवीएस में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हम उस क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान देते हैं, उसे ज़्यादा प्रभावकारी समझा जाता है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले पाएँ, अपनी सक्रियता निभा पाएँ। तो इस हिसाब से इसका आंसर छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, कौन है? कबूतर, तोता, चील, बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध या फिर कौवा, चील, बुलबुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। इनकी दूरदृष्टि बहुत अधिक होती है और ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? इसके 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, क्योंकि उल्कापिंड मध्य मंडल की परत पर आने से जल जाते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह 80 किलोमीटर तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने से जल जाते हैं। द राइट आंसर विल बी मध्य मंडल। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जाने पर जोर देती है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणा पढ़ाना सॉरी ये क्वेश्चन ऊपर चला गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जाने पर जोर देती है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरण की अवधारणा पढ़ाना कठिन है। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, क्योंकि जब कक्षा 1 और 2 में हम पढ़ाते हैं तो उनमें सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है। अलग से कोई पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक सम्मिलित नहीं की गई है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही हम लोग पर्यावरण का ज्ञान देते हैं। उन्हें अलग से पर्यावरण की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं दी जाती है, क्योंकि हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही उन्हें पर्यावरण का ज्ञान समाहित करके उसी में मिलाकर देते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपना घर किस प्रकार बनाना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन है, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले,
दूसरा बांस के घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर, मिट्टी और फूस के बने घर। तो असम में चूँकि बारिश वहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, जिसके कारण वहाँ बाढ़ की संभावना रहती है, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए घर को ज़मीनी स्तर से ऊपर बांस के खंभों पर बनाया जाता है, जो कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। द राइट आंसर विल बी मेघालय। मेघालय। घटपर्णी यह घड़े की आकृति का होता है, जिसमें विशेष गंध होती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे भी फंस जाते हैं और घटपर्णी इन्हें खा जाता है। द राइट आंसर विल बी मेघालय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। द राइट आंसर विल बी लद्दाख। क्योंकि लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि लद्दाख जो है वह तिब्बती संस्कृति से बहुत ही प्रभावित है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के लोगों का अत्यधिक पसंदीदा भोजन क्या है? छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप, करी के साथ उबला टैपियोका या सरसों के तेल में बनी मछली। तो केरल के लोगों का पसंदीदा भोजन है करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। ठीक है, करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। टैपियोका कसावा को कहते हैं और यह भारत में साबूदाना जो होता है वह टैपियोका के स्टार्च से ही बनाया जाता है, जिसे हम व्रत त्यौहार के दौरान खाते हैं। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सांपों के अनेक प्रकार का व्यंजन किस देश के लोग खाते हैं? इसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, हांगकांग या अफगानिस्तान। द राइट आंसर विल बी हांगकांग। हाँ, हांगकांग के लोग सांपों के बने व्यंजन को बहुत चाव से खाते हैं और सांपों से वहाँ एक बनी डिश बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम है लिंग हू फेन, जिसकी चर्चा आपके NCERT के किताब में भी की गई है कि सांप से बने हुए डिश का सही नाम क्या है। तो लिंग हू फेन, और यह कहाँ खाया जाता है? तो यह हांगकांग में खाया जाता है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन है 2001, 2002, 2003 या 2004। द राइट आंसर विल बी 2004। 2004 में ही सुनामी आई थी जिससे बहुत ही जान माल की क्षति हुई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या है? 4 ऑप्शन है, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। इसका सही आंसर है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में ही तेज बुखार के साथ कपकपी होती है और मलेरिया का उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पक्षी का नाम क्या है जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है? ऑप्शन है गिद्ध, चील, उल्लू या बाज। तो सही जवाब है उल्लू, क्योंकि उल्लू की आंखें मनुष्यों की जितनी बड़ी होती हैं। इनकी पुतलियां भी बड़ी बड़ी होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश इनके आंखों के अंदर आ पाए और इस तरह उल्लू रात के अंधेरों में भी आसानी से देख सकता है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान, दक्षिणी अमेरिका, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। द राइट आंसर विल बी दक्षिणी अमेरिका। मिर्ची हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से लाया गया था। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। दूसरा, पहले से लिखित नाटक का चयन का निर्देशित करें। पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें या स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। तो इसमें यहाँ प्रश्न से जैसा कि पता चल रहा है कि रमेश जो शिक्षक है वो कक्षा 5 में जंतुओं का एक चैप्टर पढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वह एक नाटक का उपयोग करना चाहता है। तो इसमें तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकें। हम ऐसा क्रियाकलाप बच्चों से करवाएं या फिर ऐसा कुछ करें ताकि बच्चे उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएँ और उसमें सक्रिय रूप से भाग ले पाएँ। तो जब हम बच्चों को नाटक लिखने के लिए और अभिनय करने को कहेंगे तो बच्चे उसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो करके सीखेंगे, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे खुद करने का मौका मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को हम कहेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो कि क्रिकेट स्टेडियम है और यह गुजरात के अहमदाबाद में है। भारत का यह सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसका पूर्व नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।